Hello students, welcome back to the amazing channel of NCERT वाला और yes, वेलकम बैक आई वुड से क्योंकि हम पहले भी मिल चुके हैं। हम जुड़े थे विजेता सीरीज में और अब हम एक सीढ़ी और आगे जा रहे हैं विद दी क्रैश कोर्स किसका CUET का। तो कुछ बच्चे मुझे पहले से जानते होंगे है ना, और जो अभी इस सीरीज के साथ जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देती हूँ। सो माई सेल्फ यशिका और मैं आपको पढ़ाऊंगी बॉटनी के सेक्शंस फॉर दिस क्रैश कोर्स फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम। पहले ऐसा होता था बच्चों, आपको पता होगा, इफ यू वांट टू गेट एडमिटेड इनटू दी दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इनकी जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का तो अपना स्पेसिफिक एग्जाम होता था, आपको एंट्रेंस पेपर देना पड़ता था, फिर आपका सिलेक्शन होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था बच्चों, आपके मेरिट लिस्ट निकलते थे बोर्ड्स के, उस बेसिस पे सेवरल कॉलेज के कट ऑफ निकलते थे और आप एडमिशन ले लेते। बट नाउ थिंग्स has been मतलब things has changed है ना। अब आपको एक एग्जाम लिखना पड़ेगा बच्चों अपना एडमिशन कराने के लिए, है ना। और सर ने आपको कल बताया था बच्चों वीडियो में, क्षितिज सर ने, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनमें आपको एडमिशन मिलेगा इस टेस्ट को देने के बाद, अच्छे अच्छे नंबर लाने के बाद, है ना। क्योंकि ये पहली बार ऐसा आ रहा है और तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको सारे कंसेप्ट थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में जब हम डिस्कस करेंगे तो रिवाइज करा दे, क्वेश्चंस करा दे। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। जो सिलेबस दिया हुआ है वो एनसीईआरटी टॉपिक्स ही हैं, तो टेंशन मत लो, तुमने अच्छे से पढ़ा है विजेता में भी, है ना, बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयारी की थी, तो होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस लगेंगे। अब तो कोशिश करना, देखना आपके कितने क्वेश्चंस लगते हैं, जो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और एक और चीज बता दूं बच्चों कि इस टेस्ट को देने के बाद आप एक कॉलेज में जो पढ़ने वाले हो, दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। मैंने अपने टाइम जब मैंने ग्रेजुएशन की थी BSc, तो मैंने BHU का एंट्रेंस पेपर लिखा था, ठीक है, और अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। दैट्स व्हाई आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम BHU एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम BHU ओनली। तो टिप्स थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे, तो हाउ टू गेट एडमिटेड एंड हाउ टू राइट एंट्रेंस पेपर, ठीक है। तो यस, अब सेंट्रल हो गई ये चीजें, तो होप ऐसा करते हैं कि पेपर थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा और आना ही चाहिए। तो उसको स्टार्ट करते हैं, हम अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर में जो 12th का है बच्चों, ये इसमें कुछ मॉर्फोलॉजी के कंसेप्ट्स हैं, 11th के प्लांट किंगडम्स के कंसेप्ट हैं और रिप्रोडक्शन के तो है ही, है ना। तो जहां जहां कंसेप्ट रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, डोंट वरी, यू हैव योर यशिका मैम विद योरसेल्फ, ठीक है। तो एकदम बिंदास हो जाओ और पढ़ो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड नेक्स्ट आर ऑल एक्सेप्ट। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चों, कौन सा वाइटल लिंक होता है? जो वाइटल लिंक होता है दैट इज जाइगोट। तो क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, तो लैंग्वेज के अनुसार इसमें से पूछ रहा है ये सारे के सारे ऑप्शन जाइगोट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो जाइगोस्पोर जाइगोट है बच्चों, फंजाई, कुछ फंजाई में इस जाइगोट ओनली, ठीक है। जाइगोट तो है ही जाइगोट। ऊस्पोर ऊस्पेयर, ऊस्पोर भी किसका नाम है बच्चों? जाइगोट ऑफ ऊमाइसिटीज, जो एक फंजाई है, ठीक है। तो ये भी जाइगोट 2n, ये भी जाइगोट 2n, ये भी जाइगोट 2n। oosphere is the another name of female gamete और you can say it is the another name of egg cell। तो ये तो हैप्लॉइड है, ये जाइगोट थोड़ी हुआ, ठीक है। तो एक्सेप्ट पूछा था, एक्सेप्ट क्या हो जाएगा आंसर वुड बी योर oosphere, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोजेनेटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन द मैच्योर सीड। बच्चों प्रोजेनेटर मतलब प्रीकर्सर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो आपके दिमाग में ऐसा आता है सीड, बेटा, बट सीड के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंशिएट, डिवाइड करके वो सारा नया पार्ट्स बनाने के लिए जो आगे जाकर के टिपिकल प्लांट बॉडी बना सकता है। तो आंसर इसका एम्ब्रियो होगा बच्चों। द करेक्ट आंसर वुड बी एम्ब्रियो एंड दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जब समरी पढ़ते हो ना, तो लास्ट में एक लाइन आता है कि विच इज सेड टू बी द प्रोजेनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, सो दैट वुड बी
एम्ब्रियो। ठीक है, अब जो भी सैंपल पेपर्स देखोगे ना बच्चों, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड दैट जो हमने ऑब्जर्व किया है वो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो उनके आधार पर वी आर providing you the questions. You will also get the practice sheets of the same chapter. आपको एक प्रैक्टिस शीट और दिया जाएगा, उसी बेसिस पर, ऑब्जेक्टिव बेसिस ही होगा उसका, और ट्राई करना उसको भी करने का। ठीक है, और तैयारी हम यहाँ की करेंगे कि लेवल कहीं कैसा भी है CUET का, अगर आप तैयारी यहाँ तक ही कर रहे हो, यहाँ तक भी पूछेगा तो कर ले कोई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। What is the carrier of male gamete in the Pinus, Markensia, Mango, Cara, Fineria respectively? जहां पर A pollen tube है, B वाटर है। आपको पता है बच्चों कि मेल गेमीट्स के कैरियर अगर एंजियोस्पर्म है, ठीक है, तो पॉलन ट्यूब होता है। ठीक है, या जिम्नोस्पर्म है तो भी पॉलन ट्यूब होता है। बट जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, चाहे एल्गी हो गया, चाहे ब्रायो हो गया, चाहे टेरिडो हो गया, वहां के गेमीट्स मोटाइल होते हैं। तो जहां जहां पर मेल गेमीट्स मोटाइल होगा बच्चों, जहां जहां पर मेल गेमीट्स मोटाइल होगा, वहां वहां पर कैरियर कौन होगा? वहां वहां पर पानी वुड बी द कैरियर फॉर मेल गेमीट्स। ठीक है, और ऐसा कहां कहां होता है? ऐसा होता है एल्गी में, ठीक है, ब्रायो में और टेरिडो में। ठीक है, और जिम्नो और एनजीओ में, जिम्नो और एनजीओ में क्या होता है? पॉलन ट्यूब बनता है। तो पॉलन ट्यूब इज द कैरियर ऑफ मेल गैमीट। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म, ठीक है, मार्केंशिया इज अ ब्रायोफाइट, मैंगो इज अ एंजियोस्पर्म, ठीक है, कारा एक ग्रीन एल्गी है, फिनेरिया एक मॉस है, दैट मीन्स इट इज अ ब्रायो। अब आपको बताना है कि पॉलन ट्यूब से होगा या वाटर से होगा। पॉलन ट्यूब से होगा, इसमें पॉलन ट्यूब से होगा, इसमें भी पॉलन ट्यूब से होगा, ब्रायो में पानी से होगा, एल्गी में भी पानी से होगा, ब्रायो में भी पानी से होगा। अब पानी को हम बी से डिनोट करेंगे, तो मार्केंशिया पानी बी लिख दो, ये भी बी लिख दो, ये भी बी लिख दो, और पॉलन ट्यूब वाले को ए और ए लिख दो। तो आंसर क्या बना? ए बी ए, ए बी ए, ये गलत, ए बी ए, बी बी बी, हाँ यही वाला सही है। देखो बाकी सारे गलत हैं। सीक्वेंस देखो क्या होनी चाहिए, ए बी ए बी बी बी, ये सीक्वेंस होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली। मतलब जिस सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में तुम्हें मार्क करना है। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस मिल रही है ऑप्शन नंबर सेकंड में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। सिंक्रोनी बिटवीन द मैच्योरिटी ऑफ सेक्सेस एंड द रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स, ये कब होता है बच्चों? जब फर्टिलाइजेशन तुम्हारी एक्सटर्नल हो। जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है ना बच्चों, मान लो जैसे पानी में हो रही है, ठीक है, अब पानी में कोई प्रोटेक्शन करने वाला तो है नहीं, और पानी में चांस को बढ़ाने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। एक तो मेल और फीमेल का सेम टाइम पर अपने गेमीट्स को रिलीज करना पड़ेगा, तभी चांस फर्टिलाइजेशन का ज्यादा होता है। दूसरा, पानी में हो सकता है क्योंकि पानी में श्योर शॉट तो है नहीं। अब जैसे फीमेल में रिप्रोडक्शन अंदर की तरफ होता है, ह्यूमन फीमेल में तो श्योर शॉट है, ठीक है, स्पर्म आएगा, एग को फर्टिलाइज कर जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बट एक्सटर्नल में चांस को बढ़ाने के लिए, अब पानी में तुम गेमीट्स रिलीज कर रहे हो, पानी तो बह करके कहीं और चला जाएगा, गेमीट्स भी तुम्हारा बह करके कहीं और चला जाएगा। तो चांस को बढ़ाने के लिए पहला चीज तो सेक्सेस को गेमीट साथ में रिलीज करना चाहिए, मेच्योरिटी सेम टाइम पर होना चाहिए। दूसरा, मेल का नंबर हमेशा ज्यादा होना चाहिए इन ऑर्डर टू एनहांस दी फर्टिलाइजेशन। ये किसके लिए बात कही गई है? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए बात कही गई है। ठीक है, ऑल स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पर्म बियरिंग प्लांट्स। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है स्पर्म बियरिंग प्लांट्स। यहां पर स्पर्म का मतलब सीड से है, मतलब जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं उनमें ऐसा होना चाहिए नहीं बच्चों। जो सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, जिम्नो और एनजीओ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन चलती है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए ये बात नहीं कही गई है। फिर ऑल ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है बच्चों। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनका जो फीमेल गेमिटोफाइट होता है वो फ्लास्क शेप होता है,
फीमेल गेमीट अंदर होती है, मेल बाहर से आता है ना, और फीमेल से फ्यूज करता है। मटके के अंदर हुआ ना, ये मटका क्या है, दिस इज द फीमेल गेमिटोफाइट, है ना, तो अंदर हुआ, दैट मींस इंटरनल फर्टिलाइजेशन इट इज। उसके बाद मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट्स, नो ये भी गलत है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में नहीं होता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तुम्हें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ज्यादा देखने को मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स एल्गी में ज्यादा देखने को मिलता है, ये भी गलत हो गया आंसर। मोस्ट ऑफ द एल्गी एक्वेटिक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करती है, ठीक है, तो इसमें मेच्योरिटी जो सेक्स का होना चाहिए और जो गेमीट्स का लास्ट नंबर में रिलीज किस में होना चाहिए, मोस्ट ऑफ द एल्गी में, ठीक है। एल्गी में भी एक स्पाइरोगायरा होता है बच्चों, वो एक्सेप्शन है, क्योंकि स्पाइरोगायरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। क्यों इंटरनल होती है, क्योंकि इसके गेमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो साथ ही साथ मैं आपको एक दो टिप्स और दे देती हूं, तो आपके एक क्वेश्चन और तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents the correct sequence of the phases in the life cycle of wheat। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले बच्चों ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट दिया हुआ है वो कैसा है मेरे बच्चों, है ना, वेदर इट इज मोनोकार्पिक और वेदर इट इज पॉलीकार्पिक। तो व्हीट कैसा है, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे गेंदे का फूल हो, चाहे कुछ सब्जियां होती हैं बच्चों, ठीक है, वो सारे के सारे मोनोकार्पिक हैं, मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है बच्चों, मोनोकार्पिक का मतलब होता है जब कोई एक प्लांट पूरे अपने लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करे। जैसे जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं, जैसे मटर वगैरह हो गया, ठीक है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सारे मोनोकार्पिक हैं। अब देखो एक सीजन में आते हैं, फिर उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फिर खत्म, अगले सीजन में अलग से बोना पड़ता है उनको, फिर हार्वेस्ट किया, सीड निकाला, खत्म, है ना। तो मोनोकार्पिक में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो एनुअल के आते हैं, और किसके आते हैं, बाइनियल के आते हैं, और किसके आते हैं, फ्यू पेरिनियल्स, फ्यू पेरिनियल्स। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज करा देती हूँ बच्चों। जस्ट अ सेकेंड बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब मोनोकार्पिक होता है तो मोनोकार्पिक में एनुअल आता है। एनुअल का मतलब क्या होता है, वो प्लांट जिसकी लाइफ स्पैन 1 साल के अंदर हो और वो 1 ही साल के अंदर अपना काम करके निपट जाए, खत्म हो जाए। दैट मीन्स वो उसी 1 साल में क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, वो उसी 1 साल में रूट प्रोड्यूस करे, ठीक है, स्टेम प्रोड्यूस करे, लीव्स प्रोड्यूस करे, फ्लावर्स प्रोड्यूस करे, ठीक है, फ्रूट प्रोड्यूस करे, सीड प्रोड्यूस करे, मर जाए। तो इस 1 साल में फ्लावर कितनी बार हुआ, एक ही बार हुआ। क्योंकि फ्लावर एक ही बार होता है, फ्लावर ओनली वंस, इसीलिए एनुअल प्लांट किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मोनोकार्पिक में, ठीक है। एनुअल किस में फॉल करते हैं, मोनोकार्प। जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, ये सारे तुम्हारे मोनोकार्पिक हैं, ये सारे एनुअल हैं। दूसरा कैटेगरी आता है बाइनियल का। जैसे एनुअल का मतलब 1 साल, जैसे एनुअल इनकम होती है, स्कूल में एक बार एनुअल फंक्शन होता है। बाइनियल में वर्ड आ रहा है 2, दैट मीन्स इसका लाइफ स्पैन कितने साल का है, 2 साल का है, ठीक है। जैसे कैरेट वगैरह हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले साल में बच्चों सिर्फ रूट आएगा, स्टेम आएगा और लीव्स आएगा, और सेकेंड ईयर में, दूसरे साल में फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, सीड आएगा। तो बाइनियल कहने का मतलब ये नहीं है कि फ्लावर 2 बार करेंगे। बाइनियल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि लाइफ स्पैन 2 साल का है, बट इस 2 साल में फ्लावर कितनी बार कर रहे हैं, 1 बार, इसीलिए ऐसे प्लांट को मोनोकार्पिक कहते हैं। और एक तीसरा मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल होता है फ्यू पेरिनियल्स। पेरिनियल्स मतलब जिनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, मतलब 2 साल से तो ज्यादा ही है ना, बट इन 2 साल से ज्यादा होने के बावजूद ये क्योंकि फ्लावर एक ही बार करते हैं, इसलिए मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल्स है ना। तो लाइफ स्पैन के बेसिस पर
प्लांट कैन बी एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। और वो फ्लावर कितनी बार कर रहा है, इस हिसाब से वो दो टाइप के हो सकते हैं, पॉलीकार्पिक एंड मोनोकार्पिक। ठीक है, ज्यादातर पेरिनियल पॉलीकार्पिक के अंदर फॉल करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस है पेरिनियल के, जैसे तुम्हारा बैम्बू हो गया, बैम्बू हो गया है ना, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना हो गया, स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना हो गया बच्चों, और अगेव। जैसे अगेव का साल लाइफ स्पैन 100 साल का है, बैम्बू का 50 से 100 साल का है, और स्ट्रॉबिलेंथस का 12 साल का है। अगेव 100 साल का होने के बावजूद वो फ्लावर एक ही बार करता है, इसलिए मोनोकार्पिक। बैम्बू फ्लावर एक ही बार करता है, वंस इन 50 ईयर्स, मोनोकार्पिक। स्ट्रॉबिलेंथस 12 साल में एक ही बार फ्लावर करता है, मोनोकार्पिक। ठीक है, ओके। तो एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल लाइफ स्पैन के बेसिस पर है, फ्लावर के बेसिस पे दे कैन बी मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। तो एग्जांपल लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन वीट का पूछा हुआ है। देखो, जब हम बात करते हैं मोनोकार्पिक की, तो मोनोकार्पिक में रूट स्टेम लीफ आ रही है। रूट स्टेम लीफ का मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ, और जब फ्लावर फ्रूट सीड आए तो उसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। उसके बाद तो वो मर ही जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर जो फेज में डिफरेंस है, आपको क्लियर कट डिफरेंसेस कब देखने को मिलेगा बच्चों, आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है सिर्फ मोनोकार्पिक में। ठीक है, तो मोनोकार्पिक में कैसे लिखोगे, देखो क्वेश्चन देखो, जे का मतलब जुवेनाइल, जुवेनाइल का मतलब वेजिटेटिव फेज से बच्चों है। ठीक है, आर का मतलब रिप्रोडक्टिव, जिसको हम फ्लावरिंग फेज बोलते हैं। इंटर फ्लावरिंग सिर्फ पॉलीकार्पिक का फीचर है, इंटर फ्लावरिंग सिर्फ पॉलीकार्पिक का फीचर है, मोनोकार्पिक का फीचर नहीं है। और ये वीट कैसा है, मोनोकार्पिक है, तो इसमें इंटर फ्लावरिंग दिखाई नहीं देगी। इंटर फ्लावरिंग का मतलब होता है दो फ्लावर करने वाले सीजन के बीच में गैप। जैसे मैंगो, मैंगो जब एक बार, जो मैंगो का पेड़ है बच्चों, एक बार फ्लावर और फ्रूट बना लिया है ना, तो तुरंत से अचानक से नहीं बनाता, वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लेता है। उस रेस्टिंग फेज को हम इंटर फ्लावरिंग फेज बोलते हैं। ठीक है, उस रेस्टिंग फेज को हम इंटर फ्लावरिंग फेज बोलते हैं। बट ये सिर्फ किसका फीचर है, पॉलीकार्पिक का, तो ये नहीं आएगा वीट में। गैप फेज नहीं, सेनेसेंस आएगा। ठीक है, सेनेसेंस आएगा, और वेजिटेटिव फेज के लिए वी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जहां जहां गैप फेज है, इंटर फ्लावरिंग फेज है, उसको गायब कर दो। इंटर फ्लावरिंग है, ऑप्शन गलत। और कहाँ है, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने जे फॉर जुवेनाइल, आर फॉर रिप्रोडक्टिव, तो ठीक था। गैप फेज थोड़ी होता है, इंटर फ्लावरिंग गैप फेज थोड़ी होता है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन बचा, ये हो गया जुवेनाइल, ये हो गया रिप्रोडक्टिव, ये हो गया सेनेसेंस। पहले जुवेनाइल मतलब रूट स्टेम लीज बनाएंगे, रिप्रोडक्टिव का मतलब फ्लावर, और उसके बाद सेनेसेंस का मतलब ओल्ड होकर के मर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा तुम्हें वीट में। अगर कोई पॉलीकार्पिक होता तो क्या होता, जुवेनाइल। ठीक है, जुवेनाइल या बेटर प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव होता है। ठीक है, जुवेनाइल या वेजिटेटिव जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता, उसके बाद इंटर फ्लावरिंग फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, और एक टाइम ऐसा आएगा वो सेनेसेंस में चले जाएंगे। ये किसके लिए होता, अगर प्लांट पॉलीकार्पिक दिया होता। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में समझा दिया है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। यस, एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो जब बनता है बच्चों, तो ऑब्वियसली उसमें सेल डिवीजन होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा। एम्ब्रियो में बड़ी सारी सेल है, हर सेल को डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मतलब स्पेशलाइज करना पड़ता है। भैया आगे जाकर के तुम ये बनाओगे, आगे जाकर के तुम ये बनाओगे। अब हमारे शरीर में भी दिल अपना काम कर रहा है, ब्रेन अपना काम कर रहा है, तो ये सब पहले बच्चा जब आता है बाहर तो बना बना मिलता है ना। दैट मीन्स एम्ब्रियो जो हमारे अंदर बनता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, उसमें भी डिफरेंशिएशन वगैरह चलती है ना, डिवीजन वगैरह चलती है ना, बिल्कुल चलती है ना। उसके बाद वाटर हाइसिंथ ऑक्सीजन खा जाता है, यस, तभी तो वाटर हाइसिंथ को हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट्स आर नॉट पेरिनियल, अभी जस्ट मैंने आपको बताया देयर आर सर्टेन फ्यू पेरिनियल। ठीक है, देयर आर सर्टेन फ्यू पेरिनियल प्लांट्स, जैसे बैम्बू, अगेव, स्ट्रॉबिलेंथस, वो मोनोकार्पिक है। क्यों मोनोकार्पिक है, क्योंकि वो फ्लावर एक ही बार करते हैं। तो ये जो नॉट लिखा हुआ है ना बच्चों, ये गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉम्प्लेक्स, इलैबोरेट एंड फास्ट, नो इट इज अ स्लो प्रोसेस। ठीक है,
तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 ही स्टेटमेंट सही है आउट ऑफ दी 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म के रिस्पेक्ट में आपको सही स्टेटमेंट ढूंढना है। बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर मोटाइल। नो बच्चों, एंजियोस्पर्म के केस में बोथ आर नॉन मोटाइल। मेल गेमीट इज मोटाइल, नो इट इज नॉट मोटाइल। ठीक है, ये सही है बट वो सही नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा ऑप्शन गलत हो गया। मेल गेमीट इज नॉन मोटाइल, फीमेल गेमीट इज मोटाइल, नहीं, इट इज ऑल्सो नॉन मोटाइल। बोथ मेल एंड फीमेल गेमीट आर नॉन मोटाइल, तो सिर्फ ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल मेल गेमीट्स। कौन नॉन मोटाइल मेल गेमीट्स बनाता है? तो शुरुआत में बता दिया था कि एल्गी ब्रायो, अभी जब एक क्वेश्चन कर रहे थे, टेरिडो में मेल गेमीट्स मोटाइल होते हैं। जिम्नो और एनजीओ में क्योंकि नॉन मोटाइल होते हैं तभी हमें पॉलन ट्यूब की जरूरत पड़ती है एज द कैरियर ऑफ मेल गेमीट, है ना। तो यूलोथ्रिक्स, मैं सब लिख देती हूँ। यूलोथ्रिक्स बच्चों एक एल्गी है, मार्केंशिया एक ब्रायो है। ठीक है, 11th क्लास में प्लांट किंगडम में सब कुछ पढ़ा है। स्ट्रोबिलेंथस एक एंजियोस्पर्म है। ठीक है, कारा एक एल्गी है। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, ये भी एल्गी है। ये एनजीओ है, ये भी, ये जिम्नो है। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि जिम्नो और एनजीओ में क्या होता है, जो मेल गेमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और जहां पर नॉन मोटाइल होगा वही तो पूछा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। हाँ, अगर जिम्नो में साइकस दिया होता ना तो साइकस जिम्नो का एक्सेप्शन है, वहां के जो मेल गेमीट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, साइकस इज द एक्सेप्शन, तभी तो साइकस को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, क्योंकि इसका ये कैरेक्टर प्रिमिटिव है, पुराना है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, अदरवाइज नहीं तो जिम्नो में मेल गेमीट्स नॉन मोटाइल ही होते हैं। ठीक है, तो नॉन मोटाइल पूछा था तो आंसर हो जाएगा 4। बाकी सारे एल्गी और ब्रायो हैं, एल्गी ब्रायो टेरिडो में मेल गेमीट्स मोटाइल होते हैं। ठीक है, और ये एनजीओ ठीक तो था बट क्योंकि इसका पार्टनर ठीक नहीं था इसलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है, क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिग्निफिकेंट फेज किसमें दिखना है? अभी मैंने आपको बताया बच्चों, क्लियर कट डिफरेंस सिर्फ मोनोकार्पिक में दिख सकता है क्योंकि इनका लाइफ स्पेन सिर्फ 1 ही साल का है। तो इस 1 साल में कब वो वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहे हैं, कब वो फ्लावरिंग फेज शो कर रहे हैं और कब बूढ़े होकर के मर जा रहे हैं, प्रॉपर्ली दिखाई देगा। जो पॉलीकार्पिक होते हैं ना उसमें कंफ्यूजिंग फेज आता है, दैट इज इंटर फ्लावरिंग फेज। ठीक है, उसमें क्लियर कट डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो क्लियर कट डिफरेंस किसमें देखने को मिलता है? मोनोकार्पिक। और मोनोकार्पिक के एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, आओ देखते हैं। ऑल एनुअल्स एंड ऑल पेरिनियल्स नहीं, ऑल पेरिनियल्स नहीं होगा बच्चों, फ्यू पेरिनियल्स मोनोकार्पिक होते हैं सिर्फ। ऑल बाइनियल्स एंड ऑल पेरिनियल्स नहीं बच्चों, ऑल एनुअल्स एंड बाइनियल्स, यस ये सही है। ऑल पेरिनियल्स नहीं, फ्यू पेरिनियल्स सिर्फ मोनोकार्पिक होते हैं। मोस्ट पेरिनियल्स आर पॉलीकार्पिक। ठीक है, नेक्स्ट, चूज करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू डिवीजन ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड डिवीजन इन जाइगोट फॉर ऑर्गेनिज्म हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? वैसी लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड पार्ट डोमिनेंट हो, ज्यादातर हैप्लॉइड जनरेशन आ रही हो। और ऐसी लाइफ साइकिल में आपको बता दूं बच्चों, एल्गी में होती है और फंजाई में होती है। ठीक है, 11th क्लास में, क्योंकि आपको बताया ना इस चैप्टर में थोड़े टॉपिक 11th के ही हैं, तो एल्गी में क्या होता है बच्चों, मेन बॉडी देखो गेमिटोफाइट होती है। गेमिटोफाइट वो बॉडी जो गेमीट्स प्रोड्यूस करती है, और ये क्या क्या होती है? हैप्लॉइड। दिस इज द मेन बॉडी ऑफ एल्गी, है ना। अब ये एल्गी क्योंकि खुद हैप्लॉइड है, तो जब गेमीट्स बनाएगी, गेमीट्स के लिए मियोसिस तो चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी मेन बॉडी तो हैप्लॉइड है। अगर ये डिप्लॉइड होती तो मियोसिस चल पाती, अब मियोसिस तो गेमीट बनेगा नहीं। तो जब गेमीट बनता है तो क्या चलती है बच्चों? माइटोसिस। गेमीट बनता है तो क्या चलती है? माइटोसिस। ठीक है, चाहे मेल गेमीट बनाना हो चाहे फीमेल गेमीट बनाना हो, क्या चलेगा? क्या चलेगा बच्चों? माइटोसिस। अब जब दोनों गेमीट बन जाएंगे तो क्या होगा? फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन, और क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? 2n। बच्चों इनकी जो मेन बॉडी है वो तो हैप्लॉइड है, बट अब क्या बनकर के आ गया है? जाइगोट, 2n। तो जाइगोट फिर किस में चला जाता है? मियोसिस में।
क्यों जाता है मियोसिस में? सो दैट दोबारा से हैप्लॉइड जनरेशन आए और लाइफ साइकिल कंटिन्यू हो सके, है ना। आप खुद देखो, एक आपको गैमीट वाली जनरेशन दिखाई दे रही है और एक गैमीटोफाइट और एक जाइगोट। ज्यादातर आपको हैप्लॉइड जनरेशन दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक बोलते हैं। तो देखो, जब गैमीट्स बना तो क्या चली? माइटोसिस। और जब जाइगोट में कौन सी डिवीजन हुई? मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस ढूंढना है। यहाँ दोनों माइटोसिस है, गलत। यहाँ मियोसिस मियोसिस है, गलत। पहले माइटोसिस, तो पहले किसका पूछा हुआ है? गैमीट फॉर्मेशन, सही दिया हुआ है। और दूसरा जाइगोट, सही दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 रिस्पेक्टिवली है ना। तो पहले आपको गैमीट बनाने वाला लिखना है, तो गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस चल रहा है। फिर पूछा हुआ है जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है, तो मियोसिस। इसमें आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following plant group shows internal fertilization only? Only और always से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ती है बायोलॉजी में, ठीक है। एल्गी में ओनली नहीं होता, एल्गी मोस्ट वाले एक्सटर्नल शो करते हैं, ठीक है। बट स्पाइरोगायरा कुछ ऐसे एल्गी भी हैं बच्चों जो इंटरनल शो करते हैं। तो क्या एल्गी में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चल रही है? नहीं भैया, नहीं चल रही। अब हम बात करते हैं ब्रायो। अब देखते हैं बच्चों, जिसमें ए है ना उसको एलिमिनेट कर दो। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि अगर इन ऑप्शंस में ए है और ए तो गलत है, क्योंकि एल्गी में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल नहीं चलती। ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास बचा है बी एंड सी या सी एंड डी। तो आज शुरू में ही आपको बता दिया था बच्चों एक क्वेश्चन में कि ब्रायो और टेरिडो में क्या चलता है बच्चों? इंटरनल ही चलता है। तो हमारा आंसर क्या बना? हमारा आंसर बना है बी एंड सी, ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है, which of the following features cannot be shown by a structure given a structure which is a vital link? तो vital link मैंने आपको बताया किसको बोला गया है? जाइगोट। तो जाइगोट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको बताना है इसमें जाइगोट को मैच कौन नहीं करता, जाइगोट के कैरेक्टर्स को कौन मैच नहीं करता। जाइगोट पहला थिक वॉल्ड, यस थिक वॉल्ड हो सकता है जब अनफेवरेबल कंडीशन आए, और कुछ फंजाई वगैरह का एग्जाम्पल भी लिया हुआ था एनसीईआरटी में, तो ये सही है। मल्टी सेलुलर नहीं होता, इट इज यूनिसेलुलर, एक सेल्स के डिवीजन से ही हम बने हैं। वन सेट ऑफ क्रोमोसोम नहीं, क्यों? क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद ये मियोसाइट है, यस मियोसाइट का मतलब, साइट का मतलब होता है सेल, मियो का मतलब उस सेल जिसमें मियोसिस हो। तो जाइगोट में मियोसिस हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अभी आपने देखा भी था, ठीक है। इट कैन बी अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर, यस जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अपने आप को थिक वॉल बना करके एक रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, दैट इज व्हाई सेड टू बी रेस्टिंग स्ट्रक्चर। फंजाई वगैरह का जिक्र भी है, ठीक है। तो कौन सा नहीं हो सकता है? 2 चीज, एक बी और एक सी, तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन कैटेगरीज ऑफ बर्ड चूज द वन विच इज प्रेजेंट ऑन पोटैटो ट्यूबर। आलू सबने देखा होगा बच्चों, ये आलू है। आलू पे आपने आंख देखी होगी इस तरीके की, ये क्या है बच्चों? इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बना होता है नोट्स, क्योंकि आलू एक स्टेम है और स्टेम पर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है नोट्स का दिखाई देना, तो आलू पे भी दिखाई देता है, जाओ किचन में सब देखो। अब इस नोट्स पर मेरे बच्चों, इस नोट पर आपने देखा होगा, अगर आप कोल्ड स्टोरेज से आलू मंगा लेते हो, इंस्टामार्ट से कभी ऑर्डर कर लिया है ना, तो वो तो पुराना ही दे देते हैं। तभी तो मम्मी पापा क्यों मार्केट से जाकर के सब्जी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वो छाड़ छाड़ के अच्छी सब्जी लाते हैं। अब आप घर बैठे बैठे आलसी हो और ऑर्डर करोगे तो आपको खराब ही आलू आएगा, खराब इन द सेंस पुराना आलू होगा। और उस पुराने आलू में यहाँ पर आपको ऐसे व्हाइट व्हाइट स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देता है ना। तो ये व्हाइट स्ट्रक्चर क्या है? बड है। कैसा बड है? एक्सिलरी बड है। इसको एक्सिलरी बड क्यों कहते हैं बच्चों? एक्सिलरी बड की एक डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है? द बड प्रेजेंट ऑन नोड, क्योंकि ये जो बड है ये नोड पे प्रेजेंट है इसलिए एक्सिलरी है, या इसको आप नोडल बड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नोडल बड भी बोल सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसमें आधी चीजें थोड़ी गायब है, इसमें ब्रायोफिलम पे भी बताना था, ठीक है, ब्रायोफिलम। तो पोटैटो ट्यूबर में कैसा बड होता है? एक्सिलरी बड है। कैसा बड है बच्चों? एक्सिलरी बड है। और ब्रायोफिलम में क्या होता है? ये देखो ब्रायोफिलम, ये पत्ती है ब्रायोफिलम की। ब्रायोफिलम में क्या होता है? जो गड्ढा है ना, इनको क्या बोलते हैं? मार्जिन्स।
तो ब्रायोफिलम की जो मार्जिन है ना बच्चों, इस मार्जिन पर क्या बन जाते हैं, बड। क्या ये नोड पर बने हैं, नहीं, नोड तो सिर्फ स्टेम पर होता है, ये पत्ती पर बने हैं। तो जो भी बर्ड अदर देन नोड बनती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड। ठीक है, तो आओ देखते हो अपना ऑप्शन। इसमें रिस्पेक्टिवली बताना है बच्चों, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जिस रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, पहले पोटैटो ट्यूबर के लिए फिर ब्रायोफिलम के लिए। पोटैटो ट्यूबर के लिए एडवेंटिशियस है, नहीं, एडवेंटिशियस इसके लिए आगे पीछे कर दिया, ये गलत हो गया पूरा का पूरा ऑप्शन। फिर नोडल और नोडल एक्सिलरी तो सेम ही है ना, गलत बात, यहाँ एडवेंटिशियस होता तो सही होता। फिर लीफ और एक्स्ट्रा एक्सिलरी, नहीं, लीफ नहीं होता ना पोटैटो ट्यूबर का, नोडल होता है। यस, फोर्थ ऑप्शन सही है, तुम नोडल बोल दो या एक्सिलरी बोल दो, और ब्रायोफिलम का क्या होता है, एडवेंटिशियस। सही हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड कैन बी यूज्ड, मतलब ग्राफ्टिंग एक तरीके का आर्टिफिशियल तरीका है जब हम प्लांट्स को प्रोपोगेट कराते हैं, है ना। ग्राफ्टिंग क्ले का इस्तेमाल करते हैं, दो प्लांट्स को एसोसिएट कराते हैं, फिजिकली भी और फिजियोलॉजिकल भी। जिस किसी प्लांट का शूट का पार्ट अच्छा है, किसी प्लांट का रूट का पार्ट अच्छा, लाओ जोड़ दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग तभी कर सकते हो बच्चों जब एक प्लांट के पास कैम्बियम हो। कैम्बियम होता है तो हम उसको यू स्टील बोलते हैं। तो जिस प्लांट के पास यू स्टिलिक कंडीशन है, उनमें ही आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो। और 11th क्लास में पढ़ा है कैम्बियम किसके पास प्रेजेंट होता है बच्चों, डाइकॉट्स। तो आप डाइकॉट्स के पास ही कर सकते हो, ठीक है। ऑल ट्रैकियोफाइट्स में तो मोनोकॉट्स भी आ जाएंगे बच्चों, और मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। ओनली इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, तो भैया एंजियोस्पर्मिक कहाँ गए, एंजियोस्पर्म में भी तो कर सकते हो, कौन से एंजियोस्पर्म में, डाइकॉट में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इन कैम्बियम कंटेनिंग यूस्टिलिक प्लांट्स, यस बिल्कुल सही बात है। ओनली इन 8 एक्टोस्टिलिक प्लांट्स, ओनली इन 8, देखो स्टील के बड़े डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसमें अभी नहीं जाते हैं, बस इतना याद रखना जिसमें कैम्बियम मौजूद होता है ना, ठीक है, कैम्बियम एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है बिटवीन दी वैस्कुलर बंडल्स, ये कंडीशन जिसमें होगी बच्चों, उसी में तुम्हें ग्राफ्टिंग दिखाई देगी, ठीक है, जनरली इन डाइकॉट्स। Which of the following plant grafting is not possible? उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेज बच्चों एक मोनोकॉट है, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप ग्राफ्टिंग नहीं कर पाओगे। तो नॉट पॉसिबल किस में होगी, मोनोकॉट में, दैट इज मेज। रेस्ट दे आर डाइकॉट्स, यूस्टिलिक कंडीशन वाले हैं बच्चों, तो उसमें ग्राफ्टिंग दिखाई देगी। नेक्स्ट, गिवन the ploidy of following structures in angiospermic plant, zygote, endosperm and ovum। आपको प्लॉइडी बतानी है मेरे बच्चों। जाइगोट क्या है, 2n स्ट्रक्चर होगा। एंडोस्पर्म क्या है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है, 3n स्ट्रक्चर होगा। ओवम इज द एग, फीमेल गैमीट है तो क्या होगा, हैप्लॉइड। 2n 3n n, देखो कहां दिया हुआ है, 2n 3n n, ये है हमारा सही आंसर, ठीक है। प्लॉइडी पे क्वेश्चंस आते हैं, प्लॉइडी रटने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता होना चाहिए। जाइगोट 2 न्यूक्लियस का फ्यूज वर्जन है, 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है, 2n होगा। एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट होता है, 3n होगा। और एग हैप्लॉइड होते हैं हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो देखते हैं कहां कहां इनकरेक्ट दिया हुआ है। पहला, ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो होता है, ठीक है भाई होता है। होमोगेमिट्स नहीं होते बच्चों, हेटेरोगेमिट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेल मोटाइल होता है, फीमेल नहीं होती, अलग अलग हो गए ना, हेटेरोगेमिट्स। एसेक्सुअल स्पोर, चलो मियोस्पोर के बाद बनता है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया ना। टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो प्रेजेंट है, होमोगेमिट नहीं होते बच्चों, यहां पर भी हेटेरो होते हैं, और वही रीजन है, क्यों, क्योंकि मेल मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स इज अ एल्गी, और एल्गी में एम्ब्रियो नहीं होता है, बिल्कुल सही बात। होमोगेमिट्स होता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एसेक्सुअल स्पोर भी मिलता है, एल्गी का मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर जू स्पोर है, ये बिल्कुल सही है। हमारा वैसे सही आंसर मिल गया है, बट हम फोर्थ ऑप्शन देखना चाहेंगे बच्चों कि वो गलत क्यों है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में एम्ब्रियो नहीं होता, ये तो गलत है, जबकि ये तो प्रेजेंट होता है,
हेट्रोगेमीट्स होते हैं, ये ठीक था, ये भी ठीक था, ठीक नहीं, ये सेक्सुअल स्पोर मिलता है यहाँ पर मियोसिस के बाद, बट ये गलत हो गया ना मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखो एल्गी को छोड़ करके सिर्फ एल्गी के पास एम्ब्रियो नहीं मिलता, रेस्ट ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स एनिमल्स दे डू हैव द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, हमारे पास ही बनता है ना, सारे एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स के पास बनता है एक्सेप्ट एल्गी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, select the wrong statement, anisogametes differ either in structure or behavior, ठीक है, हमें wrong ढूंढना है। in oomycetes female gamete is smaller and motile while male gamete is larger and non-motile, ये तो भैया कतई नेचर से विपरीत चल रहे हैं, मेल जनरली छोटा होता है, फीमेल जनरली बड़ी होती है, so this is your wrong statement। बाकी पढ़ लेते हैं और श्योर हो जाते हैं। क्लमाइडोमोनास एग्जिबिट्स, यस क्लमाइडो, आइसो, एनआइसो और oogamete सब एग्जिबिट कर सकता है, तीनों, ठीक है। आइसो मतलब सेम सेम गेमीट्स का फ्यूजन होना, एनआइसो गैमस का मतलब दो अलग अलग साइज, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, और oogamous में मेल छोटा मोटाइल और फीमेल बड़ी और नॉन मोटाइल होती है, ठीक है। आइसोगेमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, ठीक है। तो हमारा जो रॉन्ग स्टेटमेंट था वो सेकंड था। मोनोशियस प्लांट्स ऑफ कारा शो द अकरेंस ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन और कार्पल एल्गी में थोड़ी होता है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, कारा एक फ्लावरिंग प्लांट थोड़ी है बच्चों, कारा तो एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ठीक है। अपर एंथ्रीडियम नहीं, देखो होता क्या है, कारा का एक मोनोशियस प्लांट है, मोनोशियस का मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही घर में होंगे, एक ही प्लांट पर होंगे, ऊपर के तरफ बच्चों फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, नीचे की तरफ मेल सेक्स ऑर्गन होता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम न्यूक्यूल या आप ऊगोनियम बोल सकते हो, ठीक है, और मेल का नाम ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है ऊपर मेल है, ऊपर थोड़ी मेल है, ऊपर तो फीमेल है, ये गलत हो गया। अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन सेम प्लांट, यस ये हमारा सही हो गया। एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियोफोर ये वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ऊगोनियम और किसका, एंथ्रीडियम का इस्तेमाल है, ये वर्ड्स नहीं है कारा के लिए, ये भी गलत होगा, तो ये सही होगा। ये वर्ड्स का इस्तेमाल बच्चों ब्रायो से हमारी एनसीईआरटी ने करना शुरू किया है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द मियोसाइट ऑफ अनियन, पोटैटो, हाउस फ्लाई एंड ह्यूमंस एंड ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम का तो 1260 होता है, मियोसाइट का मतलब है आपको डिप्लॉयड बताना है, ह्यूमंस का आपको पता है 46 होता है, हाउस फ्लाई का कितना होता है बच्चों 12, और अनियन का कितना होता है, अनियन का होता है 16, ठीक है, अनियन का होता है 16। तो देखो लिख लेते हैं, अनियन का कितना है, अनियन का है 16, पोटैटो का होता है 48, हाउस फ्लाई का होता है 12, ह्यूमंस का होता है 46, इसका होता है 1260। ये सब मियोसाइट है, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स के नंबर। हैप्लॉयड बोलता तो सारा आधा आधा कर देते। तो देखो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये ऑप्शन का सीक्वेंस भी मैच नहीं कर रहा, ये देखो कर रहा है 16, 48, 12, 46, यस ये कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, ठीक है। इजी है, क्रोमोसोम नंबर याद रहेगा, कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्या है, in majority of sexually reproducing organism the gametes produced are of two morphologically distinct types, yes again this is there in the NCERT वाली लाइन में, और मेजॉरिटी में ऐसा होता है बच्चों कि दो अलग अलग टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब दो अलग अलग टाइप्स ऑफ गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं उस कंडीशन को हम हेटेरोगेमीट्स बोलते हैं। एंथ्रोजॉइड तो मेल गेमीट का नाम है, ठीक है, ये स्पर्म का दूसरा नाम है, लोअर प्लांट्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये नाम। हेटेरोजोम्स सेक्स क्रोमोसोम्स के लिए इस्तेमाल होता है, अभी क्रोमोसोम्स वगैरह हम बाद में बात करेंगे, ये अभी टॉपिक हमारे इससे नहीं है। हेटेरोगेमीट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स, होमोगेमीट्स सेम टाइप ऑफ गेमीट्स, तो यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स है, तो हेटेरोगेमीट वुड बी द आंसर, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट क्या क्या करता है बच्चों, मैंने आपको बताया, जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है तो सेल डिवीजन भी होता है, किस प्रकार का सेल डिवीजन, माइटोसिस, और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है, तो बोथ 1 and 2। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस, तो मियोसिस एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान नहीं चलती। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब एम्ब्रियो
का बनना। तो एम्ब्रियो जब एक बार बन जाता है तो उसकी सेल डिफरेंशिएट करती है प्रॉपर ऑर्गन्स बनाने के लिए, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बनाने के लिए। सो दैट इज द केस, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। X is the vital link that ensures continuity of species between organism of one generation to the next. Every sexually reproducing organism में life उसी single cell से बनती है। तो यार मेरे बच्चों, हम किससे बने हैं? हम भी तो एक सिंगल सेल जाइगोट से बने हैं ना, हम भी तो एक सिंगल सेल से बने। उस सिंगल सेल का नाम क्या है? दैट इज जाइगोट। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, उसमें वो जाइगोट बनता ही है। और ये तो अभी तक याद हो चुका होगा बच्चों कि यस, जाइगोट सेड टू बी द वाइटल लिंक, है ना। यस, आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट। अगर पूछा होता नेक्स्ट जनरेशन का प्रोजेनेटर कौन है? एम्ब्रियो। सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा उसका आंसर है, ठीक है। और होप अभी तक आपके सारे आंसर्स सही हुए हो, है ना। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, choose the correct statement amongst the following. Dioecious hermaphrodite organisms are seen only in animals. देखो, hermaphrodite only in animals, dioecious condition plants में भी तो होती है, dioecious plants भी तो होते हैं बच्चों। dioecious plant का मतलब बच्चों दो प्लांट, जैसे पपाया, पपाया इज अ dioecious। देखो ये स्टेटमेंट मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायोशियस प्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल होता है, डायोशियस में हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन की बात करते हैं, है ना। बट यस, इन्होंने ब्रैकेट में देकर के लिखा हुआ है, तो वैसे भी स्टेटमेंट हमारा गलत ही है, क्योंकि सिर्फ एनिमल्स में दिखाई नहीं देता। मैं आपको क्या एक्सप्लेन करी थी, डायोशियस का मतलब होता है क्या होता है। डायोशियस का एग्जाम्पल एक पपाया है, पपीता का पेड़ है। एक पपीता का पेड़ मेल होता है, एक पपीता का पेड़ फीमेल होता है। एक पेड़ पर सिर्फ मेल फ्लावर लगते हैं और एक पेड़ पर सिर्फ फीमेल फ्लावर लगते हैं। तो जब दो अलग अलग प्लांट हो एक स्पीशीज के, ठीक है, दैट मींस दो अलग अलग घर हैं, एक पर सिर्फ मेल एक पर सिर्फ फीमेल, ऐसे प्लांट को ओवरऑल हम डायोशियस बोलते हैं, ठीक है। डायोशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Dioecious organisms are seen both plants and animals. Dioecious organisms are seen only in vertebrates. क्योंकि इस क्वेश्चन में डायोशियस को रिलेट हर्माफ्रोडाइट से किया हुआ है, तो हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल कंडीशन जरूरी नहीं है सिर्फ प्लांट्स में दिखे, जरूरी नहीं है सिर्फ एनिमल्स में दिखे, इट कैन बी प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो मैं इस ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगी। बट अगेन आई वुड से हर्माफ्रोडाइट का एक केस अलग होता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी। डायोशियस में आप देखो, अगर मैं सिर्फ मेल की बात कर रही हूं दैट मींस एक ही सेक्स की बात कर रही हूं, सिर्फ फीमेल की बात कर रही हूं तो भी एक सेक्स की बात कर रही हूं, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ठीक है। और ऐसा आपको भी आ सकता है बच्चों, तो यू विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस व्हाइल चूजिंग द राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए is embryogenesis, B is gametogenesis, C is transfer of gametes, D is syngamy, तो कौन सा इवेंट थर्ड नंबर पर होगा? ठीक है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले गेमिटोजेनेसिस होगा, गेमीट का बनना, फिर गेमीट का ट्रांसफर होना, ठीक है। ट्रांसफर होने के बाद गेमीट का फर्टिलाइजेशन होना, दैट इज सिंगैमी डी, और जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगी। तो तीसरे नंबर पे कौन आया बच्चों? सिंगैमी, डी, ठीक है। डी वुड बी दी, सिंगैमी वुड बी दी थर्ड इवेंट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, बात करेंगे हम इसकी। द मेल गैमीट्स ऑफ अ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस. The chromosome number in the female gamete, zygote, and the cells of the seedling. Seedling मतलब प्लांट जिससे सीड्स बन रहे हैं, सीड जब जर्मिनेट करते हैं सीडलिंग का फॉर्म लेते हैं, तो वो भी 2n होगा, जाइगोट भी 2n, फीमेल गेमीट हैप्लॉइड होगा। राइस प्लांट में न्यूक्लियस का क्रोमोसोम दिया हुआ है, किसका? मेल गेमीट्स का। मेल गेमीट्स का दिया हुआ है बच्चों n इज इक्वल्स टू 12। तो आपको उसी राइस में फीमेल गेमीट बताना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 12। जाइगोट बताना है, डबल कर दो 24। सीडलिंग बताना है, डबल कर दो 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12, 24, 24, ठीक है। यस, हैप्लॉइड का दिया हुआ है,
तो हैप्लॉइड का दिया हुआ है, डिप्लॉइड का निकालना, डबल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द शूट टिप सेल्स ऑफ अ मेज प्लांट इज 20. The number of chromosomes in the microspore mother cells of the same plant would be. देखो मेज प्लांट में शूट टिप सेल्स का नंबर दिया हुआ है। शूट टिप सेल्स बच्चों, शूट क्या हो गया, डिप्लॉयड, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है वो डिप्लॉयड दिया हुआ है, 2n इज इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है, तो n निकाल लो, 10 हो गया, है ना, यहां से निकालिए। अब किसका किसका पूछा हुआ है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल तो खुद ही डिप्लॉयड है ना, तो डिप्लॉयड का तो दिया ही हुआ था, क्या हो जाएगा आंसर 20। अगर किसी हैप्लॉयड सेल का पूछ लेता, जैसे अगर न्यूसेलस का पूछ लेता, मैं लिख देती हूँ जिसका कॉमनली पूछा जाता है, न्यूसेलस, इंटेग्यूमेंस, ओव्यूल, ये सारे 2n है तो सारे के सारे 20 आते। अगर एम्ब्रियो सैक का पूछ लेता बच्चों, ठीक है, या पोलन का पूछ लेता, ठीक है, या पोलन टेट्राड का पूछ लेता, या सिनर्जिड्स का पूछ लेता, या एंटीपोडल्स का पूछ लेता, ये सारे हैप्लॉइड हैं, और हैप्लॉइड का पूछ लेता तो क्या मार्क करते आप, 10 मार्क करते। सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है, जो भी सेल्स मियोसिस के बाद बनती हैप्लॉइड, जो भी सेल मियोसिस से पहले होंगी दे वुड बी डिप्लॉयड। फ्लावर इज अ स्पोरोफिटिक सेल, खुद डिप्लॉयड है, बट जब जब फ्लावर के पार्ट्स के अंदर मियोसिस होता है तो आपको हैप्लॉइड रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is common to a multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? इन सब में बच्चों फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, एक एल्गी, एक फंजाई और एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम नहीं है। फंजाई बच्चों पूरी की पूरी एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक है, जबकि मॉसेस एक लोअर प्लांट है, फिलामेंटस और लोअर प्लांट है, एल्गी मतलब, है ना, तो उसमें प्लांट है तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मामले में सेम नहीं है। मल्टीप्लीकेशन थ्रू फ्रेगमेंटेशन, यस ये सही है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं, एल्गी और फंजाई का तो हैप्लॉन्टिक होता है और मॉसेस का हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, तो लाइफ साइकिल में भी किसी भी प्रकार से मेल नहीं खा रहे हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये तो किंगडम फंजाई को बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इन वेजिटेटिव प्रोपगेल ऑफ पोटैटो एंड ब्रायोफिलम न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हो एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लैंग्वेज इज डिफरेंट, उसमें अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बट हमने इसको समझ लिया है बच्चों कि पोटैटो में जो बड बनता है दैट इज प्रेजेंट ऑन नोड, और अगर कोई बड नोड पे प्रेजेंट हो एक्सिलरी कहलाता। ब्रायोफिलम में बड प्रेजेंट होता है लीफ मार्जिन पर, अगर कोई बड अदर देन नोड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, एक्सिलरी और एडवेंटिशियस। ऑप्शंस भी अलग फॉर्म में है, ठीक है, ओके। और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। नेक्स्ट है फ्लैशी बड्स इन एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। देखो जो फ्लैशी बर्ड्स होते हैं बच्चों, या तो वो बल्बिल्स होते हैं या वो टूरियंस होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो ऑफसेट, ऑफसेट एक तरीके का सब एरियल स्टेम है, ये भी भले किसमें मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स में ही मिलता है, जैसे वाटर हाइसिंथ, बट यहां पर क्वेश्चन सब एरियल स्टेम से नहीं है, फ्लैशी बर्ड से है। ये राइजोम कहां पर मिलता है बच्चों, जिंजर में, और जिंजर अंडरग्राउंड होता है, जिंजर अंडरग्राउंड होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बात है बल्बिल्स और टूरियंस, ये दोनों ही फ्लैशी बर्ड्स होते हैं, तो डिफरेंस क्या है, बल्बिल्स पाइनएप्पल में मिलता है, पाइनएप्पल कैसा प्लांट है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है। टूरियंस एक फ्लैशी बर्ड है जो एक्वेटिक बॉडी में मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है, तो क्वेश्चन एक्वेटिक प्लांट्स में है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टूरियंस। नेक्स्ट है सेल्फ फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब जब मेल, जैसे मान लो ये स्टिग्मा है, साइल ओवरी, ये इसका एंथर है, तो एंथर जब पॉलन बनाए तो वो पॉलन अपने ही स्टिग्मा पर गिरे और वो गैमीट्स अपने ही एग के पास जाए, तब इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ का मतलब खुद,
ठीक है, मेल भी एक फ्लावर का होगा, फीमेल भी इसी फ्लावर की, आप देख सकते हो, तो इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बट ये किसमें पॉसिबल है बच्चों? बाइसेक्सुअल फ्लावर में पॉसिबल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब एक ही फ्लावर के अंदर जब फीमेल पार्ट भी हो और मेल पार्ट भी हो। तो आंसर देखते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ पपाया, यूनिसेक्सुअल में तो होगा ही नहीं। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ पी, यस, मटर का फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल में तो होगा नहीं। बाइसेक्सुअल फ्लावर ऑफ कोकोनट, कोकोनट का फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? आफ्टर फर्टिलाइजेशन का मतलब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। क्या मतलब होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट? देखो, पूरा का पूरा जो हमारा रिप्रोडक्शन है ना मेरे बच्चों, पूरा का पूरा रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं गेमिटोजेनेसिस, दैट मींस गेमीट के बनने की। बट गेमीट का बनना ही सिर्फ नेसेसरी थोड़ी है, गेमीट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। तो गेमिटोजेनेसिस और गेमीट का ट्रांसफर, ये दोनों किसके अंदर आता है? प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा क्या है? फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट, जिसमें दोनों गेमीट्स फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो बनना, सीड का बनना, फ्रूट का बनना, ये सारा फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है। तो वो सब किस में आएगा? तीसरे इवेंट में, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं, हमें इनकरेक्ट पहचानना है कि कौन सा पोस्ट में नहीं आता है, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनना, ओवरी से फ्रूट बनना, पेन से एंडोस्पर्म बनना, इंटेगुमेंट से पेरिकार्प बनना। पेरिकार्प बच्चों फ्रूट की वॉल होती है। फ्रूट की वॉल इंटेगुमेंट से नहीं बनती बच्चों, फ्रूट की वॉल ओवरी के वॉल से बनती है। इंटेगुमेंट क्या बनाता है? इंटेगुमेंट सीड की कोट बनाता है, क्योंकि ओव्यूल से बनता है सीड, और जो सीड की कवरिंग है उसको कहते हैं हम सीड कोट। तो सीड कोट कौन बनाता है? ओव्यूल का जो कोट है, और ओव्यूल के कोट को क्या बोलते हैं बच्चों? इंटेगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। तो ओव्यूल से बना सीड और ओव्यूल का कोट, दैट इज इंटेगुमेंट, उससे बना सीड का कोट। यहां पर उल्टा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है इंटेगुमेंट पेरिकार्प बनाता है, नहीं, इंटेगुमेंट सीड की कोट बनाता है। पेरिकार्प कौन बनाता है? ओवरी की वॉल, ठीक है। नेक्स्ट, चूज करेक्ट सीक्वेंस फॉर डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ राइस। राइस, अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हमने एक और किया हुआ है बच्चों। राइस इज अगेन व्हाट? अगेन इट इज अ मोनोकार्पिक प्लांट, है ना। और अगर ये मोनोकार्पिक प्लांट है, दैट मीन्स ये अपने पूरे एंटायर लाइफ टाइम में इट विल फ्लावर ओनली वंस, इट विल फ्लावर ओनली वंस। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बच्चों, राइस इज अ एनुअल प्लांट। राइस क्या है? एक एनुअल प्लांट है। तो एनुअल प्लांट क्या करेगा? एनुअल प्लांट का मतलब जो भी इसको करना है वो एक साल के अंदर ही करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये राइस का प्लांट मेरे बच्चों सबसे पहले अपने रूट को बनाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेम बनाएगा और लीफ बनाएगा। ऐसी ग्रोथ को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव ग्रोथ। प्लांट के केस में वेजिटेटिव, एनिमल के केस में जुवेनाइल बोलते हैं। बट अगर आपको अपने ऑप्शन में जुवेनाइल वेजिटेटिव नहीं दिया है तो जुवेनाइल फेज भी चल जाएगा। जब ये सब कुछ हो जाता है तब प्लांट क्या शुरू कर प्रोड्यूस करता है? फ्लावर। तो फ्लावर जब आ जाता है बच्चों, ऐसे फेज को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग फेज। यहां हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिप्रोडक्टिव फेज। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। और एक बार फ्लावर बन गया, फ्रूट्स बनाएगा, सीड बनाएगा। राइस के सीड के जो ग्रेन्स है, मतलब राइस के जो ग्रेन्स है उसको आप हार्वेस्ट कर लेते हो, फिर कहानी खत्म, वो राइस का प्लांट खेत से उड़ जाता है ना। दैट मीन्स वो एक बार इस टाइम के बाद बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा मतलब सेनेसेंस, और फिर वो खत्म, डेड, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा?
जुवेनाइल। रिकवरी फेज नहीं बच्चों, रिकवरी फेज किसका नाम है? इंटर फ्लावरिंग फेज का। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था बच्चों, इंटर फ्लावरिंग फेज मोनोकार्पिक का फीचर नहीं होता, इट इज द फीचर ऑफ पॉलीकार्पिक प्लांट्स। पॉलीकार्पिक जैसे आम है, आम का लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो पेरिनियल है और आम बार बार फ्रूट्स लगाता है। ऐसा तो है नहीं एक आम का पेड़ में एक ही बार फल लगता है, बार बार फल लगाता है, दैट मीन्स बार बार फ्लावर आते हैं, तो वो पॉलीकार्पिक है। पॉली का मतलब मैनी, ठीक है। तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो बार बार जब तक जिंदा है तब तक फ्लावर लगाते रहेंगे, बट जब वो फ्लावर लगाते हैं दो फ्लावरिंग फेज के बीच में वो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, एनर्जी रिवाइव करते हैं। ऐसे रेस्टिंग फेज को, रिकवरी फेज को इंटर फ्लावरिंग फेज बोलते हैं। एनसीईआरटी में बच्चों जब आप ये पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि रिकवरी फेज किसका पार्ट है, तो याद रखना रिकवरी फेज वेजिटेटिव फेज का हिस्सा नहीं, मैच्योर फेज का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि एक बार फ्लावर प्रोड्यूस कर चुका है ये, और जब एक बार फ्लावर प्रोड्यूस कर चुका है दैट मीन्स वो मैच्योर हो चुका है, बस वो रेस्ट कर रहा है, इसीलिए अब कोई फ्लावर नहीं दिखाई दे रहा, बट दैट डजंट मीन कि वो वापस से जुवेनाइल में चला गया, वो है मैच्योर फेज में। अब क्योंकि मेरे बच्चों पॉलीकार्पिक में ये रिकवरी फेज आती है, तो जब आप एक प्लांट को देखते हो, मान लो मैंगो को ही देखा, आप देख रहे हैं फल तो लगा नहीं है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फ्रूट्स नहीं लगा है, तो आप समझोगे यार हो सकता है वेजिटेटिव में हो। आपका ये सोचना गलत भी हो सकता है वो अपने रिकवरी फेज में हो, क्योंकि रिकवरी फेज में भी कोई फ्रूट नहीं लगा रहा है ना, तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा फेज है, आपको समझ में नहीं आएगा एक पॉलीकार्पिक प्लांट को देख करके कि आखिर भैया ये अपने कौन सी फेज में है। तभी शुरू में बताया था एक क्वेश्चन में कि अगर क्लियर कट डिफरेंसेस देखना है फेजेस में कि वो अपने वेजिटेटिव में है या अपने वो फ्लावरिंग में है, तो आपके लिए बेस्ट कौन सा प्लांट है? मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट में आप बेस्ट क्लियर कट डिफरेंसेस तीनों फेजेस में देख सकते हो, तीनों मतलब वेजिटेटिव, फ्लावरिंग एंड सेनेसेंट। पॉलीकार्पिक में देयर इज वन कंफ्यूजिंग फेज, देयर इज इंटर फ्लावरिंग फेज, उसमें देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर इंटर फ्लावरिंग फेज आ गया, दैट मीन्स ये ऑप्शन ही हमारा खराब हो गया, क्योंकि मोनोकार्पिक में इंटर फ्लावरिंग नहीं होता। यहाँ पर जुवेनाइल है, चलो ठीक है, फिर यहाँ पर इंटर फ्लावरिंग है, फिर से गलत हो गया। जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस, ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, गलत क्यों है यार? फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि जुवेनाइल के बाद सीधा सेनेसेंस, पहले बुढ़ापा फिर गैप फेज, ऐसा तो होगा नहीं ना, बुढ़ापा थोड़ी पहले आएगा, पहले तो रिप्रोडक्शन पहले होगी ना। तो राइस के केस में दिस वुड बी द आंसर। अगर कोई मैंगो का पूछ ले बच्चों, कोई पूछ ले सेम क्वेश्चन बट मैंगो का पूछ ले, तो कैसे लिखोगे बच्चों? मैंगो के लिए आपने आंसर कैसे करना है? सबसे पहले वेजिटेटिव फेज होगी, वेजिटेटिव फेज वुड बी फॉलोड बाय फ्लावरिंग फेज। फ्लावरिंग नहीं दिया है ऑप्शन में, तो यू कैन गो फॉर रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज आप कैसे पहचानते हो प्लांट्स में? अगर आपको फ्लावर दिख रहा है तो फ्लावर इज द सबूत कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन का मतलब वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है ना। और वेजिटेटिव ना दिया हो तो गो फॉर जुवेनाइल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मैंगो क्योंकि पॉलीकार्पिक है तो एक बार फ्लावरिंग करने के बाद ये थोड़ा रेस्ट करता है, थक गया ना भाई, जैसे तुम एक घंटे पढ़ने के बाद थक जाते हो, भाई कितना पढ़ लिया, रेस्ट करते हो, है ना। तो सिमिलरली ये भी रेस्ट करता है, और इस रेस्टिंग फेज को हम क्या बोलते हैं? रिकवरी फेज। रिकवर कर लेगा, दोबारा से एनर्जी कर लेगा, ठीक है, रेड बुल पी लेगा, वो तो हम पीते हैं प्लांट्स थोड़ी, बट एनीवेज उसके बाद ये दोबारा से फ्लावर करता है, अगेन फ्लावर। तो आप खुद देखो ये जो रिकवरी फेज है ये दो फ्लावरिंग फेज के बीच में आ रहा है, दैट इज वाई इस फेज को हम इंटर फ्लावरिंग बोलते हैं। इंटर फ्लावरिंग का मतलब है दो फ्लावरिंग के बीच में जब फेज आए, इंटर मीन्स बिटवीन, तो दिस इज प्रेजेंट बिटवीन टू फ्लावरिंग फेज, ठीक है। और ये इंटर फ्लावरिंग एक जुवेनाइल फेज का हिस्सा नहीं है, ये मैच्योर फेज का हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद सेनेसेंस, ये सीक्वेंस होगा किसी भी पॉलीकार्पिक प्लांट का मेरे बच्चों, किसी भी पॉलीकार्पिक प्लांट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और देखते हैं। चूज ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू दी फ्लावरिंग एंड दी फ्रूटिंग पैटर्न, ठीक है। फ्लावरिंग ऑफ द फ्रूटिंग पैटर्न मतलब आपको ऑड वन सेलेक्ट करना। ऑड वन का मतलब क्या है आओ समझते हैं। राइस और व्हीट
ये दोनों मोनोकार्पिक है मेरे बच्चों, दोनों एनुअल हैं और पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावर करते हैं। मैरीगोल्ड एंड मेज ये भी मोनोकार्पिक हैं, पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावर करेंगे। मटर एंड चावल ये भी कैसे हैं, मोनोकार्पिक, पूरे लाइफ में एक ही बार फ्लावर करेंगे। ठीक है। मैंगो और एप्पल, एप्पल का जो पेड़ है बार बार एप्पल प्रोड्यूस करता है ना, आप जाते होगे कश्मीर, सुना होगा है ना, शिमला में, हिमाचल साइड में बहुत सारे सेब के खेत हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा बार बार सेब लगता है ना, आम में भी लगता है। बार बार सेब लगने का मतलब है, बार बार फ्रूट लगने का मतलब क्या है, मल्टीपल टाइम्स दे कैन प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट जब तक जिंदा है। तो ये क्या है, ये दोनों पॉलीकार्पिक हैं। तो ऑड वन कौन हो गया बच्चों, यही हो गए। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे तो मोनोकार्पिक है, बाकी सारे तो सेम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पैटर्न के, ये उनसे अलग है। नेक्स्ट है चूज वन आउट विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम थ्रू विच मेल गेमीट्स आर ट्रांसफर। ठीक है, ये भी इस पे आपने देखा, हमने काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और आपको रट चुका होगा। एल्गी ब्रायोटेरिडो पानी के थ्रू मेल गेमीट्स जाता है, एंजियो और जिम्नो में पॉलन ट्यूब के थ्रू जाता है। क्यों, क्योंकि मेल गेमीट्स आर नॉन मोटाइल। एल्गी ब्रायो दोनों पानी, ऑड वन ढूंढना है बच्चों। टेरिडो एल्गी पानी, दोनों पानी से जाते हैं। सिंपल प्लांट एंड ब्रायोफाइट्स, सिंपल प्लांट्स मतलब तुम्हारे लोअर प्लांट्स ही हो गए ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज्यादा इतने जो एडवांस नहीं, ये भी पानी। जिम्नो और एंजियोस्पर्म में कौन होता है कैरियर, पॉलन ट्यूब। ठीक है, अगर साइकस दिया होता तो जरूर मैं पानी मार्क करती, बट साइकस तो नहीं दिया, जनरली पूछा, और जनरली जिम्नोस्पर्म में पॉलन ट्यूब के थ्रू गैमीट्स का ट्रांसफर होता है। तो ऑड वन कौन हो गया, ये फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब में तो पानी के थ्रू ही जा रहा है। क्यों जा रहा है, बिकॉज मेल गैमीट्स आर मोटाइल। जहां जहां पर मेल गैमीट्स मोटाइल होते हैं आपको पानी की मदद ले, आपको मतलब गैमीट्स को पानी की मदद लेनी पड़ेगी चलने के लिए। और जब पानी की मदद लेते हैं ऐसे प्रोसेस को ज़ुइडोगैमी बोलते हैं। और जब पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है, तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टिप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइफनोगैमी। साइफन का मतलब ट्यूब होता है खुद ही, क्योंकि इसमें ट्यूब फॉर्मेशन होती है, ट्यूब बनता है। ठीक है, ट्यूब के थ्रू पॉलन गैमीज जाता है, तो इसलिए इसको साइफनोगैमी। इनमें सब में ज़ुइडोगैमी। ठीक है मेरे बच्चों, सो यस दैट्स ऑल फॉर दी डिस्कशन फॉर द चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो, और जो नहीं है रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करना, और इसी तरीके से हम आगे मिलते रहेंगे और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। एंड होप आपको, आपके लिए लेक्चर यूजफुल हो और आपके अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं CUET में और आप अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट हो जाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।